जवाहरलाल नेहरू को लेकर बहुत सारे सवाल उनकी जेल यात्राओं को लेकर किए जाते हैं। ऐसा दिखाया जाता है जैसे वो जेल में जाते थे तो किसी पिकनिक पे जाते थे। कि भारत में का यदि कोई सबसे बड़ा विलेन है जिसके कारण भारत अमेरिका नहीं बन पाया तो जवाहरलाल नेहरू थे। अब औरंगजेब भी हो गया, ठीक है ना। और जवाहरलाल नेहरू ने कोई भी आज़ादी की लड़ाई तो लड़ी नहीं, तो सब मिले जुले थे और अंत में केवल वो प्रधानमंत्री बनने के लिए मर रहे थे, इसलिए उन्होंने पूरी राजनीति की। जवाहरलाल जी या मोतीलाल जी दोनों में से किसी ने भी न तो माफी मांगी थी न जेल से बाहर निकलने की रिक्वेस्ट की थी। आरएसएस और उनसे जुड़े लोगों की विचारधारा की प्रॉब्लम ये है कि वो हर समय कमर के नीचे की राजनीति करते हैं, बिलो द बेल्ट अंग्रेजी में कहा जाता है ना। वो उनकी जितनी आरोप प्रत्यारोप होते हैं वो कमर के नीचे की बातों के होते हैं। यानी जब आप सिर की बात करोगे, जब आप टॉप फ्लोर की बात करोगे तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते हैं। पंडित नेहरू कह रहा था कि धर्म हमारी रक्षा के लिए, मानवता की और इंसान की रक्षा के लिए, और आरएसएस के लोग कहते हैं कि नहीं, धर्म की रक्षा हम करेंगे। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। आज संडे है, 2 बज रहा है और वक्त है क्रेडिबल किताब का। आप जानते हैं हर संडे 2 बजे हम लेकर आते हैं किताबों पे चर्चा, और आज हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार और लेखक। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। पंकज जी को पहले भी पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में हमारे चैनल पर आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन आज हम यहाँ पर हैं उनकी किताब जवाहरलाल हाजिर हो पर बात करने के लिए। ये किताब आई है पेंगुइन से, और जवाहरलाल नेहरू को लेकर बहुत सारे सवाल उनकी जेल यात्राओं को लेकर किए जाते हैं। ऐसा दिखाया जाता है जैसे वो जेल में जाते थे तो किसी पिकनिक पे जाते थे। जेल में सारी सुविधाएं होती थीं और एकदम उस जमाने के होटल की तरह सुविधाएं होती थीं, ये बताने की कोशिश की जाती है खास तरह की जो विचारधारा है उसके द्वारा। और इसमें यह तथ्य भुला दिया जाता है कि वो नैनी जेल में रहे और ऐसी ऐसी जेलों में रहे जो जमीन के सतह से नीचे थीं। और दूसरी बात ये भूल जाई जाती है कि वो अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे थे। आज भी अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया जाता है आंदोलनों के दौरान तो रेस्ट हाउस में ही रखा जाता है, हालांकि जवाहरलाल नेहरू को रेस्ट हाउस में कभी नहीं रखा गया। तो पंकज भैया ने एक बड़ा काम ये किया कि उनकी जो अलग अलग जेल यात्राएं थी, जिनके विवरण पहले से उपलब्ध हैं, इस समय कोई नया विवरण तो कहां से ले आएगा, लेकिन उन विवरणों को एक साथ इकट्ठा करके आप ये समझिए कि उनकी पूरी एक जेल डायरी, जिसको लिखना नेहरू जी ने कभी जरूरी नहीं समझा था क्योंकि वो इसको इतना महत्व नहीं देते थे, उनकी पूरी जेल डायरी आपके सामने उपलब्ध करा दी है। पतली सी किताब है, एक सिटिंग में पढ़ा जा सकता है और दाम भी कोई खास नहीं है। आप आराम से इसको अमेजन से या कहीं से भी खरीद के पढ़ सकते हैं। अमेजन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं ताकि आपको किताब खरीदने में थोड़ी सी सुविधा हो जाए। पंकज भैया का परिचय मैं बीच बीच में देता रहूंगा। पत्रकारिता से आप जुड़े हुए हैं, लगातार लिखते हैं और पर्यावरण के मुद्दों पर काफी काम किया है। नदियों को लेकर उनकी बहुत सारी किताबें हैं, जिसमें से एक किताब अभी हमारे पास है, और साथ में इन दिनों वो एक पब्लिकेशन भी चला रहे हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज में लगातार लगे रहते हैं। पंकज भैया, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। तो एक सवाल जो बनता ही है कि ये सूझा कैसे? नेहरू जी के 3259 दिन जो जेल के सींचों के पीछे थे, उनको एक साथ लाने का सवाल सूझा कैसे? काफी दिन, साल पहले की बात है। उस समय रवीश एनडीटीवी में थे, तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया था जवाहरलाल हाजिर हो। उसके अंदर था कि देश में महंगाई है, जवाहरलाल हाजिर हो। वो पता नहीं, एक मेरे दिमाग में वो टाइटल वहाँ क्लिक किया हुआ था। दूसरी चीज़ क्या हुई कि आमतौर पर जब 2014 के बाद में ये लगा कि भारत में का यदि कोई सबसे बड़ा विलेन है जिसके कारण भारत अमेरिका नहीं बन पाया तो जवाहरलाल नेहरू थे। अब औरंगजेब भी हो गया, ठीक है ना। और जवाहरलाल नेहरू ने कोई भी आज़ादी की लड़ाई तो लड़ी नहीं, वो तो सब मिले जुले थे और अंत में केवल प्रधानमंत्री बनने के लिए मर रहे थे, इसलिए उन्होंने पूरी राजनीति की। एक बहुत बड़ा सवाल लोग करते थे कि सावरकर को तो काला पानी हुई और फलाने को फांसी की सजा हुई। नेहरू जी ने ऐसा क्या आज़ादी की लड़ाई में कर दिया कि उनको अकेले जेल गए और जेल में सुख सुविधा से लौट आए। और मन में एक बार सवाल तो आता था, लेकिन आम आदमी ये जान सके कि हर अपराध की अलग सजा होती है। और चूंकि अभी तक तो बीएनएस जो बना है भारत का कानून, वो भी है तो ब्रितानी हुकूमत के कानून की कॉपी, उसके नाम बदल दिए हैं। तो हर अपराध की अलग सजा होती है, और जिसको अपराध ब्रितानी हुकूमत कहती थी उसको नेहरू कहते थे कि मेरा ये अपराध है ही नहीं। जब उसको मैंने देखना शुरू किया तो मेरा बड़ा रोचक लगा। ये यानी इट इज मोर देन द जेल डायरी।
एक्चुअल इस किताब का मेरा असली उद्देश्य ये रहा कि मैं बता सकूं कि जो नेहरू जी 9 बार जेल गए हैं वो आखिर किस अपराध में गए। क्योंकि सब सवाल करते हैं कि इनको काला पानी क्यों नहीं बेचा या इनको फांसी की सजा क्यों नहीं हुई। तो भाई जिस धारा के अंदर अपराध किया होगा वही सजा तो मिलेगी ना, अलग से सजा तो हो नहीं सकती थी। तो इस किताब में मैंने उन प्रकरणों को, वो कौन से केस थे, किस धारा के अंतर्गत थे और उसकी जो कोर्ट प्रोसीडिंग है, जो अदालती कार्रवाई है, उसके जो रोचक हिस्से हैं वो, और साथ में पैरेलली आज़ादी की लड़ाई कैसे चल रही है। क्योंकि उस देश में जिसमें साक्षरता की दर बहुत कम थी, लोगों को स्वतंत्रता परतंत्रता में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा था, उनको लगता था कि मुझको यदि एक वक्त की रोटी मिल जाए तो वही मेरे लिए आज़ादी। उस वक्त में एक अनपढ़ ग्रामीण आदमी के मन में यह भाव जगाना कि आज़ादी की लड़ाई क्या है, और एक वो आदमी जो बचपन से इंग्लैंड में रहा, इंग्लैंड में पढ़ा, यानी देश की उस समय जिनको रॉयल फैमिली कहते थे उनमें से एक परिवार का आदमी, और जब वो भारत आता है और उसके बाद में गांधी से प्रभावित होकर कांग्रेस में आकर आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने की सोचता है, तो वो किन परिस्थितियों से गुजरता है। और सबसे बड़ी जो जिस काम कर रहा था इसके अंदर, जो आप सभी एक के जो आखिरी था जब उनकी अहमदनगर जेल में रहे, उसमें तो मुकदमा चला ही नहीं था। बाकी जो 8 मुकदमे हैं जिससे 2 राष्ट्रद्रोह के भी हैं, इन सभी की समानता जो लिखी, जिसको आजकल उन सदी की समानता जो मैं देख रहा था, शहीद आजम भगत सिंह ने उनकी परंपरा को अपनाया या दोनों एक दूसरे से प्रभावित थे पता नहीं, लेकिन अनायास है। हर प्रकरण में, 8 प्रकरण में पहली चीज उन्होंने बोला कि मैं आपकी अदालत को मानता ही नहीं हूं, एक चीज। दूसरी चीज, मैं कोई सफाई नहीं देता हूं। और तीसरी चीज उन्होंने कहा कि उनको जो कहना है उस समय की परिस्थितियों के बारे में, देश की परिस्थितियों के बारे में, आज़ादी क्यों जरूरी, उसका वो बयान देते। जैसे गोरखपुर वाली जो उनको जेल हुई, हर चीज में गोरखपुर वाली जेल में वो सीधे कहते हैं कि आप जितने आरोप लगा रहे हैं मैं सबको स्वीकार करता हूं और इसको अपराध मानता ही नहीं हूं, क्योंकि मैं आपकी सत्ता को नहीं मानता हूं। हर केस में उन्होंने ही किया। और तीसरी चीज जो मजेदार करते थे वो बड़ा सैटारिक था। सभी 8 केसेस में उन्होंने क्या होता था कि उनकी जो पब्लिक मीटिंग के भाषण है उसको एक सीआईडी वाला नोट करता था। और वो हिंदुस्तानी में भाषण हुआ करते थे उनके, जिसमें हिंदी और उर्दू मिक्स होती थी। फिर वो उसको उर्दू से लेके अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता था। तो हर मुकदमे में नेहरू जी ने जज को कहा कि भाई जिस आदमी ने भी इसका तर्जुमा किया है वो बहुत ही भ्रष्ट है, वो नौकरी में रखने लायक नहीं है। उसने, मैंने ये कहा था, उसने ये कहा है। तो ये जो 3 केस की समानता उनकी चलती थी वो बड़ी रोचक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब इस पूरी किताब को के हिस्सों को, क्योंकि बहुत बड़ा पुलिंदा हो गया था, इसको समेटना और उसको एक आम आदमी के रूप में लेके आना, क्योंकि एक साधारण तरीका था, हम लोग डॉक्यूमेंट लेते हैं, क्या कोर्ट के बयान है डाल देते, वो कोई नहीं पढ़ता। अब यदि उसको हम देखते हैं कि क्या मनोस्थिति चल रही है, एक व्यक्ति जो इतनी रॉयल लाइफ जी रहा है, उसको अचानक अपने पिताजी के साथ में लखनऊ जेल में रहना। मैं उसी पर आ रहा था, जो उनकी पहली जेल यात्रा हुई थी 1918 में शायद, तो वो पिताजी के साथ हुई थी। मतलब बाप बेटा दोनों जेल में थे। और मोतीलाल नेहरू जी का उस जमाने में वो रुआब था कि शायद देश के सबसे बड़े 3-4 वकीलों की लिस्ट बने, तो उसमें वो होते थे और अंग्रेजी अफसर और मजिस्ट्रेट उनकी जबरदस्त इज्जत करते थे, ये सारा कुछ था। तो मोतीलाल नेहरू को उन्होंने कैसे कन्विंस किया जेल जाने के लिए? क्योंकि ये हकीकत है कि जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव में ही उन्होंने खादी पहनना शुरू किया और ज़मीन पर लेटना शुरू किया कि जेल में ज़मीन पर लेटना पड़ेगा, और साथ जाकर जिस तरह से उन्होंने सेवा की, मैं चाह रहा थोड़ा सा उस पर बताते आप। देखो, आपको एक होता है कि मोतीलाल नेहरू एक अच्छे अधिवक्ता थे और ब्रितानी हुकूमत के बड़े बड़े अफसर उनके आते थे, लेकिन उनके मन में 1916-17 से यदि आप उनके पत्र व्यवहार और सब देखें तो बहुत स्पष्ट आएगा कि स्वतंत्रता को लेकर, कांग्रेस को लेकर उनका झुकाव था। कांग्रेस के मेंबर थे वो। और जब गांधी के इन्फ्लुएंस में जवाहरलाल जी आते हैं, उसके बाद में मोतीलाल जी को भी लगता है कि अब ये आज़ादी की लड़ाई में खुद शामिल होने का समय आ गया है। और बड़ा इजीली थे, मोतीलाल जी को कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता था। वो अपने बेटे के दबाव में नहीं रहते थे। उन्होंने तो जवाहरलाल जी से असहमति हुए एक बार गांधी जी को पत्र लिख दिया था। बहुत रुआब वाले थे, ठीक है ना। कांग्रेस से नाराज होकर उन्होंने अपना दल बना लिया था। तो वो उस किस्म के आदमी थे। लेकिन स्वराज पार्टी, हाँ, मोतीलाल नेहरू
के मन में था कि नहीं, अब इट इज टू मच, बहुत है। और इसलिए उन्होंने बाद में इंडिपेंडेंट अखबार निकाला, उस अखबार के 8 अंक निकले, वो पहला पूरा उनका पैसा अपने पॉकेट से लगा, और उनका जो संपादक था वो भी साथ में जेल में था जी। वो साउथ इंडियन थे, वो क्रिश्चियन जी, थे। जी। और वो उस मसले में उनकी नीलामी की नौबत आ गई थी। वो शायद आज़ादी की लड़ाई का पहला एडिटर होगा उस तरीके का कि जिसको अंग्रेजी अखबार से सजा हुई। तो मोतीलाल जी के मन का जो साहस था वही उसी ने नेहरू को भी ताकत दी थी। आपको बताएं, मैं यदि कभी मौका मिला मोतीलाल जी और नेहरू जी की, जवाहरलाल जी की तुलना करें तो आप पाएंगे कि मोतीलाल जी कई मामलों में जवाहरलाल जी से सख्त, सशक्त और विचारधारा पे टिके रहने वाले आदमी थे। वो एक अलग मसला है। नंदा की किताब है द नेहरूज करके, तो जो लोग अभी, जब तक कोई और किताब नहीं आती है, नंदा की किताब जो द नेहरूज है, उससे मोतीलाल नेहरू जी को काफी जाना जा सकता है। अच्छा, नाभा पर चलते हैं, क्योंकि मुझसे भी नाभा को लेके बहुत सवाल पूछे गए हैं और बहुत वायरल वीडियो और क्या क्या हुआ है। तो नाभा वाली जो जेल थी वो पूरा प्रकरण था, मैं चाहता हूँ, हाँ, जैतो वाला सत्याग्रह था, जिस सत्याग्रह में कोई संघ ही नहीं गया और उसका विरोधी एक तरह से कर रहे थे ये राइट विंग के लोग, लेकिन कांग्रेस ने उसको सपोर्ट किया था, सिखों के सत्याग्रह को, और नेहरू उसके लिए गए थे। मैं चाहता हूँ वो वाली कहानी एक बार इसी बारे में बात करें। पहला चीज तो बहुत स्पष्ट है कि इसके अंदर हमने एक पूरे प्रमाणों के साथ अपनी किताब में बताया है कि नेहरू जी, जवाहरलाल जी या मोतीलाल जी, दोनों में से किसी ने भी न तो माफी मांगी थी, न जेल से बाहर निकलने की रिक्वेस्ट की थी। क्योंकि असल चीज क्या थी कि नाभा के अंदर कोई कानून ही नहीं चलता था। वहां पर उसकी, यानी जो राज सत्ता थी उसके नियम चलते थे, उनकी कोई किताब नहीं थी, उनके कोई कागजात नहीं थे, वहां पर कोई समझने वाला नहीं था। जब जवाहरलाल नेहरू लौट के नहीं आए तो मोतीलाल नेहरू की एक हस्ती थी, उन्होंने वायसराय को पत्र लिखा था कि मेरा पुत्र कहाँ है। उन्होंने ये नहीं लिखा था कि उसको माफ कर दो या वो अंदर नहीं आएगा। वो एक ऐसा दुर्दांत घटना है जिसके अंदर पंडित नेहरू और 3 लोगों को हाथ में हथकड़ी बांध के शहर में घुमाया गया। उनको जिस हवालात में रखा गया उसके अंदर कच्ची मिट्टी थी, उनको चूहे ने काट लिया था। और 15 दिन वो एक ऐसी जेल में रहे हैं जहां पर लिटरेरी सांस लेना भी मुश्किल था। और यहाँ मैं जोड़ दूं, आप उसको विस्तार दे दीजिएगा कि जाटों का सत्याग्रह चल रहा था, इसी में पहली बार भगत सिंह भी शामिल हुए थे। उनके परिवार से उनके गांव से गुजर रहा था और मना कर दिया था अगर कोई खाना नहीं देगा, और भगत सिंह ने उनको खाना पानी सारा कुछ दिया था। तो वो एक ऐसी घटना है जिस पे यदि कोई सवाल खड़ा करता है, उसके बाद के दस्तावेज की भी इसमें चर्चा की, पंजाबी अखबारों वगैरह की, जिसमें बहुत स्पष्ट है कि न तो नेहरू ने कोई माफी मांगी थी, न, चूंकि वो अकालियों का किसान आंदोलन था, हाँ, कांग्रेस उसको समर्थन करना चाह रही थी, बिल्कुल, है ना। संतानंद ऑब्जर्वर के रूप में भेजा गया। संतानंद ने तो अपनी डायरी में पूरा लिखा कि उनकी क्या भूमिका थी, लिटरली उनको, जिसको कहते कि पीटा गया था, वहां पे किसान मारे गए थे। और वो दौर जो था उसने कांग्रेस की किसानों में पैठ बनाने की शुरुआत की थी। वही किसान आंदोलन, पंजाब के किसान आंदोलन से आगे चल के जो 32 और 36 का रायबरेली और उसके आसपास का आंदोलन हुआ, व्यापक किसान आंदोलन हुआ, और कांग्रेस ने वहां पर गरीब अनपढ़ किसानों को कांग्रेस से जोड़ा। बिल्कुल। तो वो जो घटना है नाभा की, इस, यदि आप किताब से पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि वो, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो इतनी रॉयल जिंदगी जीता हो, वो वहां पर एक सामान्य किसानों के बीच में, उन लोगों को बीच में उतार लिया गया, जहां उनको जाना था उससे पहले ही ट्रेन से रोक के उतार के उनको अरेस्ट कर लिया गया था, और उनको पैदल निकाला गया था, रास्ते से हथकड़ी लगा घुमा गया था। तो मुझको लगता है कि जो लोग, उनको, जो विचारधारा के लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं उस मसले में, वो कम से कम अपने जीवन में एक घटना बताते कि उनके विचारधारा के लोगों ने कभी कैसे इस ऐसे जन आंदोलन में भाग लिया हो, जेल में गए हों, पुलिस से पिटे हो। बिल्कुल। अच्छा, नैनी जेल वाला जो मामला है, जिसमें कुल मिला जुला के 6 महीने से ऊपर वो जेल में रहे, और जहां आपने शीर्षक दिया, उपशीर्षक दिया कि हाँ, मैंने जानते समझते कानून तोड़ा है। और नैनी जेल खतरनाक जेल थी, इलाहाबाद में नैनी जेल थी, और खतरनाक जेल थी, वो इतनी आसान जेल नहीं थी। जो फोटो वोटो दिखाए जाते हैं, जहाँ तक अहमदनगर फोर्ट वगैरह के दिखाए जाते हैं, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी हुई थी और सारे लोग एक साथ थे, हालांकि वहाँ भी इन लोगों को चिट्ठियाँ लिखने तक पर पाबंदी थी। लेकिन नैनी जेल तो खतरनाक जेल थी। वो पूरा मामला क्या था, 6 महीने जो रहे उसमें जेल में? नैनी जेल तो कई बार रहे हैं, और नैनीताल में उनको, नहीं, ये वाला जो क्या कहते हैं 1930 में जो हुआ था, नैनीताल में उनको जिस वार्ड में रखा गया था उसको कुत्ता वार्ड कहते थे, हाँ, इसीलिए। और वो एक राउंड शेप का बड़ी ऊंची दीवार का था, जिसके अंदर आपको तन्हापन लगता था, एकांत थे। वो जो पूरा मसला है नमक आंदोलन से जुड़ा हुआ है,
और उसमें ये था कि इन पे आरोप लगाया गया था कि इन लोगों ने जबरदस्ती वहाँ के व्यापारियों को विदेशी कपड़ा बेचने से रोका है, हाँ। और जिन्होंने नहीं रोका उसकी दुकान पे उन्होंने पिकेटिंग की। तो उन्होंने बोला हाँ हमने किया। और उसमें वो था नेहरू जी कहीं बाहर जा रहे थे और उनको बीच रास्ते में ट्रेन से उतार के गिरफ्तार किया गया था। तो मुंबई जा रहे थे, हाँ, मुंबई से अधिवेशन में भाग लेने के लिए जा रहे थे। इनको मना किया गया था कि आदेश दिया गया था कि आप नहीं छोड़ेंगे जी। और उसमें उन्होंने बोला था हाँ मैंने कानून तोड़ा है, आपको जो करना है। फिर उन्होंने जो उसका पूरा भाषण दिया कि इस देश में देशी किसानों की हालत है, कपास के किसानों की हालत है, नमक की सत्याग्रह की क्या जरूरत है, आपको जो करना हो करो, मैंने पूरे कानून तोड़े। ये बोलने का साहस है। और इवन आपको बताऊं कि ये वो आदमी बोल रहा है जो लायर है, जो इंग्लैंड से वकालत पढ़ के आया, चाहता तो उसमें गोल गोल घुमा के आराम से खेल कर सकता था। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक और बताऊं कि नैनी जेल तो कंफर्टेबली एक थोड़ा ऐसा था कि इलाहाबाद शहर की जेल है। जैसे हम अल्मोड़ा जेल की बात करें, अल्मोड़ा जेल एक वीरान में जेल था, यानी उसको सबसे ज्यादा वहां तक उस समय पहुंचने के रास्ते नहीं हुआ करते। अलीपुर की जो जेल थी आइसोलेशन की जेल थे, आइसोलेशन है ना। अल्मोड़ा में तो ये होता था कि एक्सट्रीम टेम्परेचर हुआ करते थे। जब वो वहां पे रहे हैं तब चरम। और मजेदार चीज है कि उनको ऐसा भेजेगा कि एक बरेली जेल में, तो बरेली जेल में उस समय 38-37 टेम्परेचर हो रहा है और अचानक उनको अल्मोड़ा जेल में भेज दिया था 11-12 टेम्परेचर हो रहा है। और बरेली जेल के तो जो उनके किस्से हैं कि किस प्रकार से उनके जो बैरक थी उसके अंदर कबूतर आ जाया करते थे। और एक चीज और बताऊं, जो जैतो वाला घटना है नाभा वाली, उसके बाद ही नेहरू जी को सांस की बीमारी हो गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि वही उनकी पत्नी को गई थी बाद में, जिसके कारण उनके जो टीबी की प्रॉब्लम शुरू हुई। ये एक इतने दर्द बड़ी घटनाएं हैं जिसके अंदर यदि ये समाज कृतज्ञ नहीं होता है कि वो व्यक्ति आज़ादी के लिए सब कुछ कर रहा था, तो वो समाज को कभी भविष्य भी माफ नहीं करेगा। अच्छा, कमला जी की आपने बात की तो ये सवाल मैं पूछने ही वाला था, लेकिन इसी क्रम में पूछ लेता हूँ। एक ये भी बवाल बहुत मचाया जाता है कि कमला जी मर रही थी और नेहरू जी अय्याशी कर रहे थे। जब कमला जी बीमार थी उस समय नेहरू जी किस तरह से जेलों में थे और क्या थे, कैसे उनको मिला, वो क्या शर्त रखी गई थी, उन्होंने नहीं मानी, वो सब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा। कमला जी की जब तबीयत खराब थी, ये अल्मोड़ा के पास ही सैनिटोरियम में थी। उसके पहले हर तरह का इलाज करा चुके थे, कलकत्ता कुछ तरीके का गिरफ्तारी, कोलकाता गए, वहाँ उनकी भाषण दिया। वो 3 भाषण उन्होंने वहाँ पे अलग अलग संस्थाओं में दे दिए थे, वहाँ उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। बाद में अलीपुर भूकंप के लिए राहत करने के लिए वापस बिहार में भूकंप की राहत के लिए रुक गए थे, वहाँ से उठा लिया गया, वहाँ से उनको उठाया गया। कमला जी का इलाज उन्होंने भारत में हर संभव कराया, श्रीलंका को कराया। उसके बाद में जब यूरोप की बात आई, जो ब्रितानी हुकूमत ने शर्तें रखी कि आप कहीं भाषण नहीं देंगे, कहीं लोगों बोले, कहीं आज़ादी की बात नहीं करें, उन्होंने उसको आउटवर्ड रिजेक्ट कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस से कहा गया था। सुभाष चंद्र बोस के रिश्ते पंडित नेहरू के परिवार के मोतीलाल नेहरू के कारण थे। वो पूरी मोतीलाल करके पत्र लिखा करते थे। मैं अभी एक किताब कर रहा हूँ, 100 लेटर्स ऑफ पंडित मोतीलाल नेहरू। उसके अंदर कुछ पत्र सुभाष चंद्र बोस से वो डियर मोतीलाल करके लिखते थे और वो लिखते थे डियर सुभाष। तो जबकि नेहरू जी को बड़े भाई की तरह वो मानते थे उम्र में। पूरा उन्होंने वहाँ पर अरेंजमेंट किया। जब इनको यहाँ से अचानक जेल से छोड़ा गया, विदेश गए हैं, जब उनकी डेथ हो गई वहीं थे। और वो उस समय इतने डिस्टर्ब थे, उस समय वो अपनी पहली ऑटोबायोग्राफी लिख रहे थे और उन्होंने वहीं से अपने प्रकाशक को एक टेक्स्ट किया था उस समय, जो टेलीग्राफ था, कि इसमें मैं एक लाइन और जोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी प्रिय कमला को, जो हिंदी में, वो उन्होंने उससे जोड़ाई थी। मुझे लगता है कि इस तरीके की संवेदनहीन बातें करना, माफ़ करना है, मैं एक विचारधारा की बात कर रहा हूँ। आरएसएस और उनसे जुड़े लोगों की विचारधारा की प्रॉब्लम ये है कि वो हर समय कमर के नीचे की राजनीति करते हैं। बिलो द बेल्ट अंग्रेजी में कहा जाता है ना। वो उनकी जितनी आरोप प्रत्यारोप होते हैं वो कमर के नीचे की बातों के होते हैं। यानी जब आप सिर की बात करोगे, जब आप टॉप फ्लोर की बात करोगे, तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते हैं। तो इस मसले में भी जो लोग जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस जान रहे थे, वहाँ जो यूरोप में लोग थे वो जान रहे थे कि नेहरू जी का कमला से किस तरीके का अफेक्शन था। और वो उनकी बीमारी को लेकर, यदि
कमला और उनके परिवार में इतना वो नहीं होता, तो स्वरूप रानी भी जेल में है, कमला नेहरू भी गिरफ्तारी देने जा रही, पूरे लाठी मारी गई थी स्वरूप रानी को, वो तो लाठी लगी थी, सड़क पे लाठी लगी है थी ना। और उसमें नेहरू जी ने लिखा है अपने संस्मरण में कि अगर मैं जेल के बाहर होता तो पता नहीं अहिंसा का अपना व्रत निभा पाता कि नहीं निभा पाता। ये बड़ी बात है। एक पूरी घटना आती है कि इंदिरा जी जब नैनी जेल में मिलने गई और वहाँ के जेलर ने उनको बेइज्जत करके भगा दिया था, और उसके बाद में ही नेहरू जी के मन में पूरे ख्याल आए थे कि मैं अपनी बेटी को पत्र लिखकर उसको सोशियो इकोनॉमिक, इस देश की डेमोक्रेसी, इस देश के उससे शुरू करूँगा। और इसमें कुछ फोटोग्राफ्स मुझको मिले थे, कुछ लेके आया। आप अल्मोड़ा जेल या बरेली जेल की जो उनकी कोठरियाँ हैं उनको आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इन्हें आज के आम कैदी जो होते हैं वो भी उसमें नहीं रह सकते थे। केवल एक अहमदनगर जेल का एक ऐसा हिस्सा था जिसके अंदर एक फोर्ट को जेल में बदला गया था और उसके अंदर सब लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी स्पेसियस प्लेस थी। अदरवाइज कोई भी, लेकिन दीवार वहां भी इतनी बड़ी थी कि बाहर का कुछ बाहर नहीं आपको दिखता नहीं था, और बंजर जमीन थी जहां पर नेहरू जी ने लगातार जो करके और पटेल जी ने लग के वहां पे फूल उगाए थे। और देखिए अहमदनगर जो लास्ट वाली जेल यात्रा है वो मेरे निगाह में नेहरू जी की मानसिक संतरास का सबसे बड़ा दौर था। बिल्कुल, क्योंकि फरवरी के आसपास इंदिरा जी की शादी की बात होने लगी थी और पूरे देश में, देखिए आज़ादी की लड़ाई के समय देश में धर्म और सांप्रदायिकता का मुद्दा बहुत बड़ा था। आज हम लोग इंटरकास्ट मैरिज को बहुत सामान्य रूप से लेते हैं, उस समय यानी जो राष्ट्रवाद था वो धर्म के रास्ते पे चल के आ रहा था। तो कांग्रेस में भी हिंदुइज्म और नेशनलिज्म बड़ा साथ साथ में चिपक के चल रहे थे। वो नेहरू सरी के लोग जिनको थोड़ा सा प्रो कम्युनिस्ट मान लिया जाता था, वो शायद राष्ट्र, उस समय लोग हजारों लोग पत्र लिख रहे थे, अखबारों में आ रहा था कि नेहरू की लड़की जो है वो विधर्मी से शादी कर रही है। और नेहरू ने अंत में एक पत्र लिखा जो अखबार में छपा उस समय। उन्होंने बताया कि हाँ वो शादी कर रही है, शादी कैसे होगी, इलाहाबाद के घर में होगी। और उसमें एक लाइन लिखी है पत्र में कि एक ऐसी शादी होगी जिसमें कोई भी धर्म नहीं बदलेगा, सबके अपने अपने धर्म रहेंगे और दोनों रीति रिवाज से होंगे। इलाहाबाद में भी शादी होगी, गांधी जी आते हैं इसलिए वर्धा में भी शादी होगी। और उस तंत्र से उनको सफाई देनी पड़ी। जबकि वो दौर में क्या हो रहा था, इधर सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज भारत की ओर बढ़ रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण इंडियन जो सिपाही थे उनकी लाशों की आने की खबर आ रही थी। और कांग्रेस, महात्मा गांधी भी एडोमेंट हो गए थे कि करो या मरो, क्विट इंडिया हमको लॉन्च करना है। उन परिस्थितियों में और नेहरू थोड़े से उस दौर में शारीरिक रूप से कमज़ोर भी होते जा रहे थे। और उस समय ये सब चुनौतियों को पार करके इतने लंबे समय तक, वो कितना लंबा समय जेल में रहना, इस समय वो कहते हैं कि अब मैं ऊब रहा हूँ, मैं अब ऊब, आखिरी ये पहली बार ही वहाँ लिखा है कि अब मैं ऊब रहा हूँ जेल में रहते, लेकिन बाहर करने के लिए इतना कुछ था, है ना। तो वो आप सोचो कि वो आदमी किन परिस्थितियों से, और आप सोचो कि एक जवान उम्र से लेकर और एक अधेड़ उम्र तक आप एक ही उद्देश्य को लेकर, एक ही तंत्र को लेकर लड़ रहे हैं। आपके परिवार के लोग, पिताजी जा रहे हैं। एक्चुअली पिताजी के जाने पर, मोतीलाल जी के जाने पर जवाहरलाल सबसे ज़्यादा हताश हुए थे शुरुआत में। वो क्या था कि उस समय होता था कि कोई केस है, कोई जेल जाना, उनको लगता था पिताजी पीछे घर में है। वो एक प्रकरण आता उसके अंदर कि अभी तक क्या होता था कि नेहरू जी की कुर्की आती थी तो आनंद भवन जाते थे, बोला कि जवाहरलाल का नाम कुछ भी नहीं है, जाओ वापिस, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मोतीलाल जी की डेथ हुई उसके बाद में जब पहली कुर्की आई उनकी 1500 रुपये की, तो सब कुछ जवाहरलाल के नाम था। और उस समय की एक शानदार कार उनके यहाँ रेड कलर की हुआ करती थी, जो शायद देश में 4 कारें थी। वो कार पुलिस ने जब्त की थी और उसका विज्ञापन छपा था। और कोई डॉक्टर, हाँ, उसके नीलामी हुई थी, कोई डॉक्टर सिंह थी, उन्होंने उसको खरीदी थी। 900 रुपये में कार की नीलामी हुई थी। और जब इन्होंने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने बोला जो आपका विज्ञापन छपा और टैक्स लगा उसमें पूरा पैसा आपका फॉरफिट कर लिया गया है। वो एक दौर था। उसके बाद में नेहरू जी ने अपनी माँ को आज़ादी की लड़ाई के दौरान जेल में रहते हुए खोया, अपनी पत्नी को खोया, अपनी लड़की की केयर ना कर पाने के कारण उनका हुआ। उनके बहनोई जो थे, विजय लक्ष्मी पंडित के जो पति थे, जो इतने बड़े संस्कृत के विद्वान थे,
उनकी मृत्यु उस दौर में हुई। वो इतने सारे दबाव आर एस पंडित के बारे में जो लोग ना जानते हो मैं बता दूं कि कल्हड़ की जो राज तरंगिणी है उसका संस्कृत अनुवाद आर एस पंडित ने किया है, जो उनके बहनोई थे, विजयलक्ष्मी पंडित के पति थे, और अभी भी वो साहित्य अकेडमी से आप खरीद सकते हैं, उपलब्ध है। तो वो इतना सारा पारिवारिक उनका हास होता जा रहा है। कांग्रेस में भी उस समय बहुत अच्छा, कांग्रेस की बात आप कर रहे थे, नेहरू के साथ एक अच्छी बात या बुरी बात जो कह लीजिए, कांग्रेस की गुटबाजी में वो कभी नहीं पड़े। तो एक तरफ देश के वो सबसे बड़े नेता थे, लेकिन संगठन में लगभग अकेले रहते थे। संगठन में अकेले रहते। देखिए उस समय क्या था कि ये आप मान के चलो कि गांधी एक महामानव था, है ना। गांधी के प्रभामंडल के सामने खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं थी, और गांधी के सबसे विश्वास पात्र नेहरू ही थे। और गांधी का सबसे विश्वास पात्र नेहरू का बनना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ का कारण नहीं था। जो नेहरू का करिश्माई चरित्र था, जो नेहरू का डेडिकेशन था, नेहरू का संघर्ष करने की ताकत थी, और नेहरू को कि लोगों को आकर्षित करने की जो ताकत थी, खासकर किसानों और मजदूरों को। कांग्रेस शुरू हुई थी इलिट लोगों के क्लब से, जिसके अंदर आईएएस हुआ करते, उस समय आईसीएस हुआ करते थे, बड़े अफसर हुआ करते थे। लेकिन 1920 1922 से आते आते कांग्रेस में आम जनमानस कैसे जुड़ रहा था। और उस दौर में जब आप देखिए 1915 से लेकर 1931 का जो दौर था, वो भारत की आज़ादी का, जिसको हम कहते हैं कि सशस्त्र क्रांति का दौर था, और उस समय क्रांतिकारियों की ओर आकर्षित होने वाले बहुत बड़े लोग थे। और उस दौर में कांग्रेस ने इस प्रकार से स्थापित किया कि नहीं, आज़ादी जो है हमको अपने लेनी चाहिए। किसानों के लगान की बात हो रही है, गांधी जी नील के किसानों की बात कर रहे हैं। ये तो बेसवारा के आसपास का जो किसान आंदोलन, वो जो पूर्वांचल तक है, गोरखपुर तक जो किसान आंदोलन, देवरिया की मीटिंग है उनकी, मऊ की मीटिंग है, गोरखपुर की मीटिंग है, उसके अंदर वो केवल किसान को क्यों आगे था। देवरिया में ऐसे लोगों से मिला हूं जो उन मीटिंग्स में गए थे नेहरू को देखने के लिए। जी। तो वो व्यक्ति ने उन लोगों को कांग्रेस से जोड़ा, जबकि देखिए हर समय क्रांति और जो आत्म का बलिदान होता है, वो लोगों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करता, चमत्कृत करता, और उनके प्रति हम लोग नतमस्तक होते हैं। उसके बावजूद उस दौर में कांग्रेस ने ये प्रूव किया कि आज़ादी की लड़ाई के लिए जो प्राणोत्सर्ग कर रहे हैं, आत्म बलिदान कर रहे हैं, उनकी महानता में कोई कमी नहीं, लेकिन एट द एंड हमको आज़ादी अहिंसा और इसके मार्ग से मिलेगी। और 1942 के आसपास की जो उस जेल के दौर की 1945 से क्या स्थिति देखिए, पूरी कांग्रेस, पूरी आज़ादी की लड़ाई जिस अहिंसा पे चल रही थी, वो दौर सबसे ज़्यादा अहिंसा का गुजरने लगा था। नेहरू और गांधी दोनों लोग जानने लगे थे कि आज़ादी उतनी शांति से नहीं मिलेगी जितनी शांति से हमने इस पूरे आंदोलन को जिया, सांप्रदायिकता की वजह से और इन लोगों की वजह से। तो और उस दौर में वो अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं, उनको मालूम है कि अब मुझको जेल जाना, और कब तक जाना नहीं मालूम है, क्योंकि उसका कोई मुकदमा नहीं है। वो एक प्रकार से जो होता था कि जो आज का यूएपीए टाइप का, कि आपको बंद कर दिया, रहोगे, डाल दिया, बिल्कुल। तो वो परिस्थितियों से निकल के, और उन्होंने जो कांग्रेस में खड़ा किया, वो गांधी जी की पसंद के कारण वो थे। ये तो गांधी जी की पसंद। दर्शकों को मैं एक बात बार बार कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, कि बातें तो हम अभी और करेंगे, लेकिन बातें सुन के आनंद आ सकता है, ज्ञान के लिए किताब की जरूरत होती है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि किताब अपने पास रखिए, तुरंत ना पढ़ पाए तो बाद में पढ़िए, कभी ज़रूरत पड़ती है, आप फैक्ट चेक करने जाते हैं तो किताब ही काम आती है। वीडियो कहीं पे फैक्ट चेक की तरह आप नहीं लगा पाते हैं, ये सिर्फ आपको स्टिमुलेट करता है, थोड़ा बताता है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन ज्ञान तो किताबों से ही आता है। किताब सस्ती है, आप आराम से इसको खरीद सकते हैं, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। किताब खरीदिए और किताब खरीद के पढ़िए। अगर आप कमेंट में बताएंगे कि आपने किताब खरीदी है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा पंकज भैया, आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। ये गोलवलकर जी से लेके मोदी जी तक सबको नेहरू जी से इतनी परेशानी क्यों रही? ये तो हम जानते ही हैं, गांधी हत्या के लिए जब भेजा गया था तो नेहरू भी थे कि नेहरू को मार सको तो उनको भी मार देना, नहीं मार पाए थे। लेकिन इन लोगों को नेहरू से अकेले इतनी परेशानी क्यों? एक्चुअल नेहरू वो दीवार थे जिसने इनकी विचारधारा को पनपने नहीं दिया। नेहरू की वो ताकत थी जिसने घनघोर धार्मिकता
और सांप्रदायिकता के बीच में भेद कर दिया। नेहरू अंग्रेजी सरकार के आदेश को दरकिनार करते हुए पुलिस लगी हुई देख के तो अभी कुंभ में धप से नदी में कूद जाते थे जब बोला, और वो कुंभ उनकी आस्था का प्रतीक था। अच्छा, उनको नाटक भी नहीं करना पड़ता, तैरना जानते थे, सब कुछ जानते थे, कूदेंगे तैर के निकल जाएंगे, है ना। उस समय पुलिस लगी हुई थी वहाँ। ब्रितानी हुकूमत ने बोल दिया था कि संगम पे बहुत दलदल है और वहाँ पे लोग मर जाएंगे, इसलिए यहाँ पे कुंभ में यहाँ नहाने को नहीं देंगे। जब खबर आई पंडित जी बोले चलो चलते हैं, और लोगों को लेके गए। स्वाभाविक था, कोई दिखावा नहीं है, कोई ऐसा नहीं था कि यूट्यूब चैनल वाले साथ में जाएंगे फिर हम कूदेंगे, और स्वाभाविक था। उन्होंने जितनी धार्मिक प्रक्रियाओं को लेकर या योग को लेकर था, वो धर्म को धर्मति धारते का था, वो धर्म धारण करते थे। और आरएसएस के लोग तो धर्म की रक्षा की बात करते थे। पंडित नेहरू कह रहे थे कि धर्म हमारी रक्षा के लिए, मानवता की और इंसान की रक्षा के लिए, और आरएसएस के लोग कहते हैं कि नहीं, धर्म की रक्षा हम करेंगे। तो ये जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को लगातार पहले चुनाव में कुचलना, उसके बाद दूसरे चुनाव में जाहिर है कि एक बात यही थी कि जिस प्रकार 1936-37 के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली, अगले चुनाव में सांप्रदायिक ताकतों को जीत मिली, लेकिन मुस्लिम लीग को मिली, हिंदू महासभा को उसमें भी जीत नहीं मिली। तो नेहरू जी की जो सबसे बड़ी जीत थी वो ये थी कि उन्होंने सांप्रदायिकता और धर्म के आधार पर देश को बांटने की जो साजिश थी, और उसके आधार पर आज़ादी को डिले करने का जो इनकी टैक्टिक थी अंग्रेजों के साथ मिलके, उसको फेल कर दिया था। एक चीज। दूसरी चीज क्या कि आज़ादी के बाद में हिंदू निजी बिल, जिसके अंदर खासकर लड़कियों को संपत्ति के अधिकार से लेकर हिंदुओं को बहुविवाह से रोकने से लेकर इस प्रकार की चीजें थी, ये सब संघ के लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। ये चाहते थे कि मैं नहीं जानता कि मनुस्मृति में ये सब लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन ये मनुस्मृति को भी मानते हैं कि नहीं, मुझको इस पर शक है। लेकिन जिस समाजवाद के भारत की नेहरू की परिकल्पना थी, वो हिंदू महासभा की परिकल्पना से बहुत अलहदा थी। और जब नेहरू ने सत्ता संभाली है, जब देश में कुछ नहीं था, तो वो IIT, IIM से लेकर और नेशनल बुक ट्रस्ट से लेकर साहित्य अकादमी से लेकर वो सब संस्थान बना रहे थे। जाहिर है कि ये हिंदू महासभा की विचारधारा में नहीं था, उनकी विचारधारा में तो दूसरी चीज थी। जबकि मजेदार चीज देखिए, उसी दौर में सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ जी। वो जो लोग राम मंदिर के आंदोलन को एक सांस्कृतिक पुनर्निर्माण की बात कहते हैं, वो लोग फर्जी लोग हैं, क्योंकि वो आज ये प्रूव नहीं कर सकते हैं कि सन 47 में जो वहां पर मूर्तियां रख दी गई थी वो क्या वास्तव में ओरिजिनल रामलला की मूर्ति थी। और सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, मुझको लगता है कि वो भारत का एक पूरे विश्व को संदेश था कि हम विज्ञान, संस्कृति, कला के साथ में अपनी धर्म की संस्थापना के लिए भी उतने ही प्रतिबद्ध हैं। हाँ, नेहरू जी ने साफ साफ बोला था कि हम सरकारी खर्च में किसी भी धर्म के काम के पक्ष में नहीं है, लेकिन यदि नेहरू या पटेल नहीं चाहते तो शायद सोमनाथ में इतनी जल्दी उसका पुनर्निर्माण नहीं हो सकता था। बिल्कुल, उनका कुल ये था कि मैं प्रधानमंत्री हूं तो इस तरह के कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, और प्रधानमंत्री रहते हुए या उसके पहले भी वो किसी भी तरह के धार्मिक कार्यक्रम में नहीं शामिल हुए। ये उनका अपना तरीका था, धर्म को घर में रखने का तरीका था, धर्म को धारण करने का तरीका था। धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम कभी उनको करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि काम उनके इतने थे और सम्मान इतना था कि उनको वोट मिलता था। एक आखिरी बात मैं करना चाहता हूं अपनी तरीके से। जिस नेहरू को पंडित जी कह के, जिस नेहरू को जवाहर कह के इस देश ने इतना सम्मान दिया, आज उसके ऊपर जब घटिया सवाल उठाए जाते हैं और आप अगर उठाते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, तो दरअसल अपने पुरखों को गालियां दे रहे होते हैं, क्योंकि आपके पुरखों ने उनको सिर आंखों पे बिठाया था। और अगर बिठाया था उन पुरखों ने जिन्होंने अंग्रेजों का वक्त देखा था, उन्होंने अगर जवाहरलाल नेहरू को सिर आंखों पे बिठाया था तो उसकी अपनी वजह होगी। और आज अगर उनको गालियां देने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं तो उसकी वजह आप अच्छी तरह से समझते हैं। समझ के भी ना समझना चाहें तो कुछ नहीं कर सकते हैं, और अगर अपनी समझ को और बेहतर बनाना चाहें तो जवाहरलाल नेहरू पर ये नई किताब जवाहरलाल हाजिर हो आपके सामने हाजिर है। मैंने आपको कई बार बताया कि इस किताब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप आराम से वहां से खरीद के पढ़ सकते हैं। किताबें खरीदिए, किताबें घर में रखिए, अपने बच्चों को व्हाट्सएप
सबसे दूर करके किताबों तक ले आइए। किताबों तक आएंगे तो वो बेहतर बनेंगे, और बच्चे बेहतर बनेंगे तो देश का भविष्य बेहतर बनेगा। यही उद्देश्य है हमारे कार्यक्रम क्रेडिबल किताब का। पंकज भी आप आए, बहुत मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। जोड़िए। देखिए, कोई भी किताब है वो लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की प्रतीक है। जिस प्रकार से डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हमको अपने नेता, अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा को चुनने और उसको रिजेक्ट करने का हक होता है, उसी तरीके जो किताब है अपने पसंद का लेखक, अपने पसंद का विषय, अपने पसंद की भाषा को एक्सेप्ट करने और रिजेक्ट करने की आपको पूरी अनुमति देती है। तो जिस देश में किताबें जिंदा रहेंगी उस देश में लोकतंत्र जिंदा रहेगा। यदि आप किताबें पढ़ेंगे तो आप लोकतंत्र को एक ताकत दे रहे हैं, और किताब आपको उससे असहमत होने से मना नहीं करती है। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। पंकज भी आप आए और इतना समय दिया, बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया।